तो चलिए आगे शुरुआत करें। तो हम लोगों ने काफी बेसिक बात कर ली, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में विस्तार से बात कर लिया, बेसिक इकोनॉमी हम लोगों ने बात कर ली। आज हम लोग या अगली क्लास में हम लोग अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बैंक किस प्रकार के होते हैं, बैंक का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का होता है, बैंकिंग के क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, सरकारी बैंक क्या होते हैं, या ग्रामीण स्तर पर जो संस्थाएं काम कर रही है एज ए बैंकिंग के रूप में उनके क्या, या कानून की उनके नियमों की क्या प्रक्रिया है, वो सभी बात हम लोग इस चैप्टर में शुरू कर देंगे आप लोग। तो चलिए बैंकिंग के बारे में सामान्य जानकारी तो आप सभी को होगी, क्योंकि आपके रेगुलर दिनचर्या का हिस्सा है। कहीं ना कहीं आप बैंकिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी योजना, ग्रामीण बैंक और जनरली जो बड़े बैंक हैं उनसे जुड़े हुए होते हो। तो चलिए इसकी शुरुआत करें। यदि बैंकिंग, तो बैंकिंग में अगर बात करें कि थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास, मतलब जहाँ से प्रॉपर रूप से बैंक को भारत में स्थापना या स्थापित किए जाने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं चरणबद्ध रूप से हम लोग अलग अलग स्तर पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक था वो 1770 में स्थापित किया गया और इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया। साथ है ध्यान रखना, हिंदुस्तान रखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना कि पहली बार जो बैंक स्थापित किया गया भारत के क्षेत्रों में 1770 में, और उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जब आप लोगों को बैंकिंग पर टिप्पणी करनी होती है तो इसके बारे में 2 लाइनें सही लेकिन लिखनी होगी। मेंस में आपको ये ध्यान रखना होगा। प्रीलिम्स में यहाँ तक सवाल नहीं बनते इस बैंकिंग से, कुछ वो इनके रूल्स रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन 0 से 1 क्वेश्चन की और ये पूरा चैप्टर चलता है, लेकिन बेसिक जानकारी के पर्पज से हमें याद रखना जरूरी है। चलिए पहला तो हमारा बैंक हो गया 1770 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर अगर बात करें 1881 में अवध वाणिज्य बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद अगर पूछे कि भाई 1770 के बाद वो कौन सा समय था या उस समय वाली स्थिति क्या थी, तो उस समय बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद अवध वाणिज्यिक बैंक की क्या है, स्थापना की गई थी। और अवध वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंकों द्वारा संचालित पहला बैंक था। मतलब ये कहने की क्या कोशिश करता है? भारतीय बैंक, मतलब भारतीयों द्वारा, वाणिज्यिक बैंक है जो कि भारतीयों के द्वारा संचालित करना है। ये बैंक जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन इसमें भारतीय लोग नहीं थे। इसका कहने का मतलब ये भारत के क्षेत्र में था, क्योंकि भारत उपनिवेश देश था, ये सबको पता है, अंग्रेजों का राज था। तो पहली बार अगर अवध बैंक की बात करें तो जिसमें पूरा आप लोग मैनेजमेंट देखेंगे भारतीयों के हाथ में था। हमारे भारत के, अपने भारत देश के जो नागरिक थे, इन्होंने इसका संचालन किया। और इससे पहले भारत में जरूर इसको बनाया गया, लेकिन इसका जो संचालन है वो विदेशियों द्वारा किया गया। क्लियर है? इसके अलावा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। जो आज हम लोग पंजाब नेशनल पीएनबी बैंक की बात करते हो, तो इसकी स्थापना कब की गई? देखो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, अगर मुझे इस टॉपिक से जब सवाल बनाना हो तो मैं किस प्रकार का बनाऊंगा? मैं 2 ही प्रकार के सवाल बना सकता हूँ। एक मैं क्रोनोलॉजी बेस पर, मतलब किस बैंक की स्थापना पहले हुई और बाद में हुई, एक सवाल तो ऐसे। दूसरा मैं उसके नियमों से संबंधित बात कर सकता हूँ। तो ये 2 भी आप पढ़ लेते हो इस चैप्टर में, तो आपका इन्हीं 2 प्रकारों में 99% क्वेश्चन जो आएगा इन्हीं 2 टाइप में आ जाएगा। बाकी मैं आपके आगे कुछ होगा तो साथ साथ बताते रहूंगा। पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पहला बैंक था। देखो पहले बैंक स्थापित किया लेकिन संचालन विदेशी कर रहे थे। दूसरा, बैंक भारतीयों के द्वारा संचालित था, अभी भी भारत के द्वारा नहीं। फिर आगे ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से भारतीय लोगों ने इसको स्थापित किया और संचालन भी भारतीय लोग। पहले बैंक बना लेकिन भारतीय लोग नहीं थे, विदेशी लोग थे, लेकिन जगह भारत की थी, इसलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर बैंक जगह भाई हिंदुस्तान था, लेकिन अब भारतीय लोग आए। अब इसमें भारतीय लोग ही हैं और भारतीय लोगों ने इस बैंक की स्थापना की, इसलिए ये भारत का या पंजाब नेशनल बैंक है जो भारत का सबसे पहला बैंक। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पहले बैंक के रूप में, तो पंजाब नेशनल बैंक याद रखें। ठीक है ना? तीनों याद रखने हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित एक तरीके से
कुल मिला के अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, रूल्स रेगुलेशन अंग्रेजों वाले थे, उन्होंने 3 बैंक की स्थापना कर दी थी, भारत के क्षेत्र में थी, इसलिए हम लोग इसको पढ़ना जरूरी है। तो तीनों के नाम आप सभी को पता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 नाम आप जनरली सुन रहे, थोड़ा सा इसलिए देख लेना, मैंने कहा ना अभी कौन सा बैंक की स्थापना पहले हुई है, कौन सी स्थापना बाद में हुई है, तो इससे क्या है, कई बार सवाल इजी भी टिपिकल बन जाता है। कारण क्या बताता है कि हमें थोड़ा सन याद नहीं रखते अपन, और आगे पीछे कब बना है एग्जैक्ट सन नहीं याद नहीं है तो क्या हुआ, आइडिया तो रखना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये वाले पहले बने हैं या ये वाले पहले बने। अब पंजाब का 1894 में है और 1843 में ये है, 40 में ये, 6 में ये है, लेकिन 1770 में ये हो गया और वापिस 1881 में ये होगा। अगर मैं इन 5 को मिक्स करके दे दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, बहुत है, बहुत है। कारण क्या, डेटों में भले ये अंग्रेजों ने बनाया लेकिन डेट उसमें मिक्स हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो डेट के बेस पर भी आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना, 1806, 40 और 43 ये थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी जो पहले जो मैंने आपको बताया 81 और 70 और ये कौन सा है 94, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे पीछे इजी सवाल बनना है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा यहाँ से। लेकिन इजी टिपिकल कब हो जाता है, जब एक साथ चीजें मैटर दे दे, क्वांटिटी जब ज्यादा दे देंगे तो वहां आपकी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी रहती है, तो फिर कंफ्यूजन शुरू। चलिए अब आगे बढ़े। 1921 में इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इन तीनों बैंकों का विलय करने के बाद इंपीरियल, यहां से पढ़ लो बोले, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। तो आप ध्यान रखना, पहले अलग अलग कर दिया, अब उसने एक बड़ा बैंक बना दिया। विलय क्यों किया जाता है, सुविधा मैनेजमेंट के पर्पज से। आज आप लोग काफी बैंकों के बारे में न्यूज में सुनते हैं, उसका विलय कर दिया, उसका। सभी वर्तमान के बैंकों की भी बात करेंगे आगे हम लोग, सब प्रकार के बैंक। मैंने पहले इसलिए कहा था कि भाई इस सीरीज इकोनॉमी के कंप्लीट होने के बाद बेसिक आपको कभी मत पढ़ना, इतना ही पढ़ लेना, और बाकी करंट से आप लोग पढ़ते रहना, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, विलय करने के बाद का बैंक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक का निर्माण किन 3 बैंकों से मिलकर हुआ है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो ये भी एक सवाल है, या तो तीनों के मिलाकर किस बैंक का निर्माण हुआ, या किस बैंक का निर्माण इन तीनों को मिला के हुआ। जब तक दिमाग में सवाल क्रिएट करोगे नहीं तब तक मामला बिगड़ेगा, आप सीखोगे नहीं। हर लाइन के बाद आप सवाल क्रिएट करो। एक लाइन तो है, पूछेगा तो एग्जाम में कुछ ना कुछ, तो हर लाइन के बाद सवाल बनाओ दिमाग में, क्या अच्छा ये ऐसे सवाल बन सकता है। तो ये अपना आप में सभी सवाल ही तो है। फिर आगे यदि बात करें, 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एसबीआई आज नाम सुनते हो आप लोग, कब है, आंशिक ही तो है, बातें बताएंगे अभी, इसलिए आया हूं इतनी दूर। फिलहाल आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है आंशिक राष्ट्रीयकरण। आंशिक राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया, अभी भी कुछ रूल्स हैं जो कि ब्रिटेन के कुछ रूल्स इसमें इंप्लीमेंट्स है। जो भारत का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके बेस पर है ना, 1949 है ना, उसके बेस पर सारे उसके रूल्स है ना अभी पूरे हुए नहीं उन्होंने। क्योंकि कारण क्या था, 55 तक अभी भी क्या है ना, ये बैंक कर रहे हैं, ये इसमें प्रेसिडेंसी किसकी थी, ब्रिटिश का था रोल। तो ब्रिटिश के अभी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, पूर्ण इसलिए नहीं हुआ कि भारतीयों के सारे रूल्स रेगुलेशन अभी इसमें अप्लाई नहीं किए थे, इसलिए अभी आंशिक रूप से मानते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन था, आरबीआई के अधीन स्पेशली एक तरीके से ये बैंक काम करता था। आज भी है लेकिन अब उस स्तर का नहीं, आगे मैं बताऊंगा इसका कैसे। तो ये ध्यान रखना है, ये पहले 3 बैंक याद रख लेना, इन तीनों को मिलाया तो इंपीरियल बैंक बना। इंपीरियल बैंक का 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसका नाम बदल दिया। अब नाम तो बदल दिया पूरा ना, उसके रूल्स रेगुलेशन आंशिक था, राष्ट्रीयकरण आंशिक था, नाम तो पूरा था ना। तो ध्यान रखना, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है जो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, चलिए, वर्ष 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन कर दिया। चेंज देखा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1955 तक तो ये जो भी था आरबीआई के अधीन था,
लेकिन अब इसके सारा रूल्स रेगुलेशन आरबीआई, चलो उसका एक वो अपन के एक केंद्रीय प्रधान संस्था है, वो मतलब अपने सारे बैंकों के रूल्स रेगुलेशन करता है, लेकिन उसमें भारत सरकार का रोल है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है स्टेट बैंक है ये अभी किसके नियंत्रण में है? भारत सरकार के नियंत्रण में। आरबीआई पॉलिसी या नियम निर्धारित करता है, लेकिन उसका अप्लाई रेगुलेशन वो सब भारत सरकार बीच में आ जाएगी। फिर आगे, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन है और भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जो संरचना है उसके बारे में बात करने से पहले यहां तक मैं एक बार रोकूं। तो देखो, एक पॉइंट मैंने यहां बात की है कि इस समय मतलब 1955 के समय अपने आरबीआई के अधीन कौन था? स्टेट बैंक था। फिर 2007, या ध्यान रखो, मतलब 55 से 2007 तक के प्रॉपर रूप से किसके अधीन था? आरबीआई के। तो ये अपना आप में सवाल है कि भाई, एक सवाल तो ऐसे बन जाता है कि वर्तमान में है जो कि अपने एसबीआई है, किसके अधीन कार्य करता है? भारत सरकार के। अगर पूछा जाए कि भाई 1955 के बाद से या 1955 2007 से पहले तक अगर पूछा जाए कि भाई किसके अधीन था? आरबीआई के अधीन था। तो वो डायरेक्ट नियम क्या है? आरबीआई बनाता था, उसमें भारत सरकार इंटरफेयर नहीं करती थी। अब क्या है? भारत सरकार उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। चलिए, अब भारतीय बैंकों की क्या है, थोड़ी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई किस प्रकार के बैंक हैं, उसके क्या रूल्स है, कौन से रेगुलेशंस है, वो सारी बात करते हैं। तो चलिए, आपने नाम सुना होगा अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का मतलब हो गया कि वे बैंक जिनका आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। मतलब आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही कहा कि सारे रूल्स रेगुलेशन भले ही उसमें इंटरफेयर भारत सरकार का हो, लेकिन एक केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय बैंक है भारत का आरबीआई। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। तो पूरे देश के रूल्स रेगुलेशन को एक केंद्रीय संस्था के रूप में हर देश में होता है, तो उसी प्रकार अपना आरबीआई है, एक प्रमुख बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में है। तो इसमें एक एक्ट है 1934 में, एक अधिनियम लेके आए थे जिसमें दूसरी सूची के तहत है जो कि अनुसूचित जो बैंक हो गए उसके प्रावधान, उसके नियम निर्धारित किए गए। सिंपल सा रखना है कि भाई अनुसूचित जो बैंक है, तो इसका जो बेस बनाया गया है आरबीआई अधिनियम 1934 में कानून बनाया गया। उस कानून में सूचियां बनाई गई अलग अलग, 1 2 3 4 5। तो दूसरी जो सूची है उसमें यह कहा गया है कि ये जो अनुसूचित बैंक की विशेषताएं, रूल्स रेगुलेशन अपने कहां से होंगे? दूसरी सूची के तहत निर्धारित होंगे। जो भी नियम्स होंगे ये स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। मैंने अभी एक और बैंक है का भारतीय जो राष्ट्रीयकरण बैंक की बात करते हैं हम लोग, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की बात करते हैं, वो एक अलग फैक्टर में बात करूंगा। फिलहाल अभी अनुसूचित बैंक की जो मेन परिभाषा आज भी हम लोग 1934 के अधिनियम की दूसरी सूची के तहत ही देखते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे यदि बात करें, अनुसूचित बैंक के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए रखी गई है पूंजी। मतलब अगर आपको अनुसूचित बैंक खोलना है या उस कैटेगरी में आना है तो आप एक बेस प्राइस आधार बोलते हैं ना, तो कम से कम 5 लाख रुपए रखी गई है। ये 5 लाख उस बैंक के रखने के लिए कहता है कि आप बैंक खोल रहे हो, रिस्क फैक्टर हो, कभी भी उतार चढ़ाव हो, तो वो 5 लाख क्या करते हैं? उस बैंक को फेल होने से बचाते हैं। आजकल सुनते हो ना कि भाई वो कंपनी फेल हो गई, तो कंपनी क्या करती है? सीधा प्रॉफिट और इन्वेस्ट करने में लग जाती है। अगर उसने एक अपने रिस्क टाइम, देखो प्राइवेट चीजें होती है या कोई भी होता है, बड़ा बिजनेस होता है, तो उसमें क्या होता है? आपको एक रिस्क जोन क्रिएट करना होगा। आपातकालीन, अपन कहते हैं ना, आपातकालीन स्थिति के दौरान मुझे वो पैसा काम करेगा। तो ये वो पैसा है जिसकी वजह से आपके बैंक की स्थिति कोई भी कारण से, मंदी की स्थिति कोई भी कारण से गड़बड़ हुई है, तो ये 5 लाख होंगे जो आपको उसमें उस चीज से बाहर निकलने में मदद करेंगे। ठीक है, तो हो गया, दूसरी अनुसूची हो गई, आरबीआई अधिनियम हो गया, और मिनिमम पूंजी 5 लाख। तो ये अपना आप में ये भी एक सवाल है कि अनुसूचित बैंक के तहत आपको घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका पहला नियम तो ये है कि भाई 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए बैंक में। ऐसा नहीं वो 5 लाख में आप बिल्डिंग बनाओ सा, वो नहीं। आपने पूरा बैंक हुआ, बैंक का रजिस्ट्रेशन होगा, उस समय आपको एक अमाउंट उस वहां पर जमा करवाना होता है। आप ये मत सोचना है कि हाँ मेरे पास पड़े हैं, घर पे पड़े हैं, नहीं। आपको उस बैंक में एक आधार बेस बनाकर उसको 5 लाख रुपए सेव रखने होंगे। चलिए
अनुसूचित बैंक आरबीआई की सभी प्रकार की सेवाओं को लाभ ले सकते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आरबीआई है जो अपने जो भी नियम पॉलिसियां जो भी निकाल, हालांकि भारत सरकार के अधीन हो, लेकिन केंद्रीय आप जब बैंक की बात करते हो तो वो आरबीआई है सर्वोच्च स्तर पर। तो आरबीआई है जो कि एक तरीके से बहुत सारी योजनाएं स्कीम्स हैं, अप एंड डाउन की स्थितियां हैं, वो सभी प्रकार के लॉन्च करता रहता है। तो वो फायदा किसको मिलेगा? अनुसूचित कैटेगरी वाले बैंक को, उसको 5 लाख रुपए उस खाते वाले आदमी मतलब बैंक को मिलेंगे। फिर आगे देखिए, अनुसूचित बैंकों के लिए आरबीआई के दिशा निर्देश मानना अनिवार्य है। समझ रहे हो ना, केंद्रीय प्रधान देश है, सॉरी केंद्रीय प्रधान बैंक है, अपने केंद्रीय बैंक है, तो इसके जो नियम होंगे ना वो अनुसूचित कैटेगरी में शामिल बैंकों को मानना अनिवार्य है। देखो ये अपना आप में अच्छे सवाल है, ये मत सोचो कि कभी बहुत कम पूछते हैं, मैंने ये नहीं कहा है कि कभी नहीं पूछते हैं। देखो सेंटेंस में फर्क है, कभी नहीं पूछना अलग चीज है और कभी भी पूछा जा सकता है, संभावना है ना भाई, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में क्यों ना इस बार बैंक से पूछ ले, मना तो उसको है नहीं भाई, वो किसी से भी पूछे कैसे भी पूछे। चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। सामान्य सड़क को आरबीआई अधिनियम 1934 में अनुसूचित बैंकों की दूसरी सूची है, मतलब आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी जो सूची है उसमें अनुसूचित बैंकों के बारे में बात की गई है। अगर आपको अनुसूचित बैंक बनाना है या मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको एक आधार अमाउंट के रूप में 5 लाख रुपए चाहिए, और 5 लाख तो दे दिए। फिर आपको अधिकार बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? जो आरबीआई की जो भी पॉलिसियां हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपको अब अनुसूचित बैंक के रूप में अनुसूचित बैंकों को मिलेगा। प्लस उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आरबीआई जो भी दिशा निर्देश कहे किसी भी बैंक के लिए वो आपको मानना अनिवार्य है, मतलब अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को मानना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए फिर अनुसूचित बैंकों को भी क्या 2 भागों में बांट दिया। एक कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक हो गया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अब इसको अच्छे से देखना है कि भाई कौन सा बैंक कमर्शियल की स्थिति में आता है नहीं आता है, उसके रूल्स क्या है, इसको बढ़िया तरीके से देखना। कैसे देखिए, कमर्शियल जो बैंक होते हैं 6 भागों में अलग अलग प्रकार की डिवाइडेशन रख रखा है। 6 भाग में पहला जो अपना भाग है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। जैसे वे बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% और से अधिक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाता है। तो अपना आप में ये सवाल हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसे कहा जाता है? जिसमें सरकार की भागीदारी 51% से अधिक हो, मतलब जो ऑनरशिप पावर आप कह सकते हो, डिसीजन फाइनल डिसीजन जो होगा 51 वाले के पास होगा, 49 वाला होगा या 48, 45 या 40 होगा, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग होगी वो किसकी होगी? 51 वाले की। 51 ही क्यों लिखा, यहाँ पर 50 भी तो लिख सकता था, लेकिन 50 लिखता है तो क्या होता? ऑनरशिप इक्वल हो जाती, इक्वल हो जाती है। तो 1% भी कहीं ना कहीं पूरा कि भाई दोनों में अपवाद के मतलब टकराव की स्थिति में डिसीजन मेरा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा 51% है, तेरे पास 49 है, तो जिसमें 51 है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, और जो भी डिसीजन हो गए इसमें सरकार का ही मेन डिसीजन रोल रहता है, सरकार की हिस्सेदारी 51%। फिर वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। एक एसबीआई बैंक है और बाकी 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है, टोटल मिला के ये 12 हो गए। तो ये आरबीआई कैसे शामिल होगा? देखो आरबीआई से सारे अलग हैं। पहली बात, आरबीआई कोई बैंक नहीं है, इसे अपन केंद्रीय बैंक कहते हैं। आरबीआई कोई बैंक नहीं है, आप अपना अमाउंट आरबीआई में जाके नहीं जमा करवा सकते, उससे निर्मित संस्थाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई एक बॉडी है सिर्फ, तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन तय करती है सारे बैंकों की। उसका काम नहीं है पैसे लो दो, कितना रखना कितना नहीं रखना। उसको ये काम है कि भाई जो भी बैंक निर्मित है मेरे द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। अब मैं हर बैंकों को चेक करूंगा कि भाई आपने रूल्स रेगुलेशन के तहत उस बैंक का निर्माण हुआ नहीं हुआ, वो सारा एज ए बॉडी काम करता है, ना कि एज ए बैंक। आरबीआई एज ए बैंक नहीं काम करता है, जिसमें ग्राहक होते हैं डायरेक्ट बैंक खाता खुलवाना, वो काम नहीं करता है। उसका काम इतना ही है, रूल्स रेगुलेशन तय करो और बैंकों के रूल्स रेगुलेशन, बाकी नहीं। जो भी बैंक एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी रूल्स रेगुलेशन कर उनका एक तरीके से विनियमन करना ही आरबीआई का काम है, इसलिए आरबीआई इसमें काउंट नहीं। चलिए, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं? वे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे परंतु सरकार के द्वारा अधिग्रहण
अभी आपने नाम सुना होगा इंपीरियल बैंक का, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ में आंशिक क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, सुना है ना। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो पहले प्राइवेट थे, अब ब्रिटिश काल के दौरान सारे प्राइवेट ही थे। अपने बंगाल मद्रास की बात की थी तो क्या था, ये प्राइवेट बैंक ही तो थी, इंपीरियल क्या गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया प्राइवेट बैंक ही था। लेकिन अब राष्ट्रीयकृत हो गया। अब आपने क्या है कि अपने देश के नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को राष्ट्रीयकरण बोलते हैं कि भाई आप अपने राष्ट्र के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, आपके राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो बनाए गए नियम से, आपके राष्ट्र के जो संस्थाएं उसके द्वारा बनाए गए नियम है, वो सब मैंने इस बैंक में डाल दिए। अब इस बैंक का जो जितना भी संचालन होगा वो मेरे द्वारा बनाए गए नियमों से ही होगा। ठीक है, क्या देखो, मैंने एक बात कही है कि रूल्स रेगुलेशन का मेन काम किसका होता है, आरबीआई का। आगे मैं आरबीआई को पढ़ाऊंगा आपको, आरबीआई का होता है। लेकिन इसमें एक सेंटेंस आया कि 2007 के बाद से अपने हैं जो कि क्या हुआ, आरबीआई के अधीन ना होकर अब भारत सरकार के अधीन। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई के सारे अधिकार खत्म है, रूल्स रेगुलेशन वो तय करती हैं, लेकिन अब इसमें सरकार का रोल हो गया। मतलब अब आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सरकार से उस कमेटियों के बीच में डिस्कशन होगा, सरकार के मेंबर्स उसमें शामिल होंगे, सरकार का इसमें रोल हो गया। पहले नहीं था, पहले क्या है, ये अपने हिसाब से काम कर सकती थी। अब क्या है, कुछ कर रहे हो पूछो, सरकार को आपको पूछना होगा, उसके जो अध्यक्ष गवर्नर होगा आरबीआई का, उसको सरकार से सलाह मशवरा करना होगा, वो बात है। इसलिए वो मत सोचो कि भारत सरकार इसको रेगुलेट नहीं करती है। भारत सरकार इसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग का कुछ मुद्दे आते हैं उस पर बात करनी चाहिए, बाकी सारे काम इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, आरबीआई करते हैं। ठीक है ना। तो एसबीआई भी कहाँ है, इसके अंडर में ही है आरबीआई के, ध्यान रखना। अधीन भारत सरकार का आप बोलो वो बात अलग है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन किसके तहत, आरबीआई के तहत। मतलब सिंपल सा ध्यान रखो, भारत में जितने भी बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर है, उन सब का जो नियंत्रण है वो अपना आरबीआई करता है। इसलिए हम लोग केंद्रीय संस्था बोलते हैं, भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। चलिए, तो हो गया। अब देखो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। पहला चरण क्या कहते हैं, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। आपको इतना नहीं ध्यान रखना 14 कौन कौन से, इतना ही। आधार क्या था, 50 करोड़ से अधिक पूंजी वालों को क्या है, राष्ट्रीयकरण बैंक में शामिल किया। ये पॉइंट देखो कि भाई 1967 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया गया, 14 बैंकों का किया गया, ये भी ठीक है। बेस क्या था, तो जिन बैंकों की अमाउंट, कीमत, पूंजी जो 50 करोड़ से अधिक थी, उनको राष्ट्रीयकरण बैंक में शामिल किया गया, बाकी वालों को नहीं किया गया। इसलिए ऐसे 14 बैंक थे जो इस क्राइटेरिया में आते थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, चलिए फिर कहता है दूसरी कैटेगरी 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिसकी पूंजी, अरे बहना ये देखो, मैंने सब कुछ मैं तसल्ली से बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें टाइम लगता है दिमाग में जाने में, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेना है कि चैप्टर भी भूल जाओ सेम पेज का, इतना भी दूर ये आगे नहीं आए अपन। भाई राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब है, पहले प्राइवेट के रूप में कार्य करते थे, अब आपको गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट मान्यता मिलती है, उस बैंक की वैल्यू बढ़ जाती है, उस बैंक की एकदम विश्वास बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब इस कैटेगरी में कोई भी बैंक आ जाता है ना, तो अब उसकी सुरक्षा का काम पूरी गवर्नमेंट करती है, पूरा बैंक आरबीआई प्रोसेस करता है, उसकी मदद करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए हर बैंक चाहता है कि उसको राष्ट्रीयकरण की कैटेगरी में आने दिया जाए या उसका क्राइटेरिया फुलफिल करे। तो पहली कंडीशन उसने 50 करोड़ से अधिक रखी, दूसरी कंडीशन उसने 200 करोड़ से अधिक वाले के। तो 1969 में 14 जो बैंक मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो अपने कितने 50 करोड़ से अधिक अमाउंट तक, पूंजी तक, और लेकिन जब 1980 में किया गया 200 करोड़ से अधिक, 6 और बैंक थे जिसकी पूंजी नॉर्मल से और अच्छी थी, अच्छे चल रहे थे, अच्छे ग्राहक थे। अमाउंट आता कहाँ से, जितने कस्टमर्स होंगे वहीं से होंगे ना। आपने बेस प्राइस तो 5 लाख ही रखिया, 5 लाख के 50 करोड़ या 200 करोड़ कहाँ से लाओगे, तो वो आपके ग्राहक पर डिपेंड करता है कि आपके कितने ग्राहक हैं। देखो रूल्स रेगुलेशन नीति अभी मैं बात करूंगा आगे, प्राइवेट बैंक का भी सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। अभी उसके भी रूल्स बताएंगे। एक बार इसको माइंड जितना स्पष्ट रखते जाओ,
देखो खाता वाता खुलवाना हो तो देख लो, एकदम रियल लग रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। और वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र में विलय के दौर से गुजरा है, लगातार विलय किए जा रहे हैं, लगातार बैंकों का विलय किया जा रहा है, बड़े बड़े बैंकों में कन्वर्ट हो रहे, बहुत सारे गिनतियां भी आप उतना नहीं जाना है, बस थोड़ा सा एक आइडिया लेके जाना, एजुकेशन के पर्पज से ज्यादा मत जाना, समझ के पर्पज से जाना ताकि आपका काम हो जाए ऐसा। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसके नाम भी देख लेते हैं भाई। हमारी हेडिंग क्या थी? वाणिज्य बैंक थी। वाणिज्य में भी कौन सी थी? जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अब है कौन कौन से? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये नाम कम पढ़ाते कोई भी, कारण ये रहता है कि इतनी क्वांटिटी में, लेकिन क्या है मैंने कहा ना कि अब क्या पता जिस जगह नहीं आना वो सवाल, अब गिनती तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, 14 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार रीड करने में क्या जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के सहायक बैंक के रूप में ये ध्यान रखना, 1959 में भारत में 8 रियायती बैंकों को एसबीआई के सहायक बैंक के रूप में बनाया गया। अब ये अपना आप में अलग पॉइंट है कि जो कम पढ़ते हो अपन, मतलब एसबीआई तो है ही है, लेकिन इसके सहायक बैंक के रूप में भी कुछ बैंकों का नाम देख सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो देखो आप सोच रहे हो इसको याद करना, नहीं बिल्कुल याद नहीं करना, बस एक थोड़ा आइडिया रखना है। स्टेट बैंक के भी ऐसी चीजें सहायक बैंक थे, बाकी कुछ नहीं। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं, विशेष तो नहीं है, लेकिन कई बार कुछ मिनट निकाल के अगर पढ़ लिया जाता है तो आपका होल टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। छोड़ने से बेहतर है कि आप रीड कर लो, बहुत है, तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चलिए फिर अब देखो 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अब एसबीआई बनने से पहले एसबीबीजे ही तो था, ये कोई सालों वर्ष की पहले बात नहीं है, कुछ ही सालों का बात है, 5-7 साल हुए, 2019 की एक बात है शायद। एसबीआई अब बोलते हैं एसबीबीजे, अभी तो मैंने 1963 के बाद की बात की है, अभी मैं 2024 में हूँ, मैं अभी 2024 में हूँ। विलयकरण के बाद देखो, विलय के बाद ही तो नाम बदलते हैं, उसने क्या हुआ, 2 संस्थाएं सहायक बैंक थे ना ये तो, अरे ये सहायक बैंक ही तो थे, तो इसने क्या इन दोनों को मिला दिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, तो उसने क्या है बीकानेर एंड जयपुर मिला के नाम कर दिया, अब उसने एक ही संस्था कर दी। अब देखो और है अभी तो, फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किसमें किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया, मतलब एसबीआई में इसको शामिल कर दिया गया, जो आज की संस्था एसबीआई है उसमें शामिल कर दिया। अभी आपको जो शामिल कर रहे हैं उतना ही सोचना है, पहली बात। अभी आप सीधा सोचोगे एसबीआई तो टेंशन में आ जाओगे, अभी आपको इतना सोचना है 1963 के समय बीकानेर एंड जयपुर को मिला है तो एसबीबीजे बन गया। फिर थोड़ा समय बदला 2008 में क्या हुआ कि सौराष्ट्र जो बैंक था, आज का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई है, इसमें इसको शामिल किया। अभी थोड़ी देर और रुको, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय भी क्या है एसबीआई में कर दिया। अब दे लो, सहायक ही तो थे ये सारे, ये सभी 8 जो देश थे वो सहायक थे, अब मिला रहे हैं। अब देखो एक और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, कुल 5 बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया था। समझ में आ गया? अब सब हो गया। अब 2017 में किया था ये, अब एग्जैक्ट डेट भी सामने आ गई, मेरे दिमाग में 18 था लेकिन अब 17 है एग्जैक्ट में, तो ये क्लियर हो क्या हुआ? हाँ नहीं, मेरे को एक्चुअल में 18 दिमाग में था, तो फिर मैंने सोचा वेट ही कर लेते हैं, एग्जैक्ट डेट भी आ जाए तो और बेहतर है। चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है वर्तमान में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सारे भूल जाओ, रीड करना है पूरा, नहीं आपको अभी ये नहीं पूछेगा कि कब किसको मिला है, नहीं रहने दो, ये थोड़ा मेंस में आप कभी इच्छा हो जाए तो सामने होता है, दो बोलते हैं ना, कंटेंट आपके पास होगा तो पढ़ोगे ना,
छोड़ने के लिए तो छोड़ सकते हैं, ऐसे सीधे ही बता देते हैं भाई ये, लेकिन नहीं, जब बड़े एग्जाम में जाते हो तो मैच्योरिटी डेवलप करनी जरूरी होती है, जरूरी नहीं है सब कुछ एग्जाम में आए। अब चलिए दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बाद आप कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? स्टेट बैंक का है, कौन सा है? जैसे ये स्टेट बैंक था, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एक पढ़ा अभी हम लोगों ने, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग पंजाब नेशनल बैंक। अभी के जो बैंक है ना उसको ढंग से पढ़ो, इस बैंक के अंदर की घटनाओं को अच्छे से देखना जरूरी है। चलिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो सेंटर खुला है और एड्रेस देख लो आप लोग, गन्नी है नागपुर। हाँ दिख तो नागपुर ही रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्या दिख रहा होगा। तो वो आपको वहां जाओ नहीं जाओ, ये कहना क्या चाहता है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा, या टॉप 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं, ये थोड़ा कहीं ना कहीं सवाल के पर्पज से बन जाता है। तो अपना हो गया, पहला तो हो गया एसबीआई, दूसरा हो गया पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। फिर क्या कहता है, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। आपने ओरिएंटल बैंक तो सुना ही होगा, ग्रामीण में काफी पॉपुलर था, बीच बीच में काफी पॉपुलर था। इसकी संस्थाएं ग्रामीण में मैंने भी देखी बहुत, लेकिन पता चला कि मामला बजट का बैठ नहीं रहा है, तो ऐसा किया उन्होंने कि पंजाब बैंक में इसको शामिल कर दिया, पीएनबी में इसको शामिल कर दिया गया। शामिल क्यों करते हैं? क्या बात, आप तो क्या बात करते हो, ऐसी बातें मैं तो नहीं करता। देखो भाई ओरिएंटल बैंक की मान लो कि भाई उसकी जो अमाउंट था वो मान के चलो भाई 50 करोड़ था, ठीक है, और पंजाब का मान के चलो 200 करोड़ है। तो देखो भाई पंजाब नेशनल बैंक कह रहे हैं कि भाई आप 50 करोड़ के चक्कर में क्यों कोशिश कर रहे हो, आप और हमारे ग्राहक मिल जाते हैं, दोनों को फायदा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी 60-70 तक चली जाएगी और मेरी भी यहाँ से बढ़कर 250 तक चली जाएगी। तो आप ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो उस बैंक को क्या करती है, मजबूती मिलती है, उस बैंक का लोगों के प्रति विश्वास बढ़ता है, बैंक का नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ ग्राहक वो सारे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बैंक की मजबूत, आज एसबीआई की क्यों बात करते हैं, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है क्या, मतलब वाणिज्यिक बैंक क्यों है? देखो यहाँ पर विश्वास, देखो ये बहुत बड़ी संस्था के रूप में इसके ग्राहकों की संख्या करोड़ों में है और कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता को दर्शाता है। एक सोच के देखो ना कि भाई हर जगह ब्रांच अवेलेबल होगी, हर जगह सुविधाएं होगी। देखो बड़ा बैंक होता है तो हर जगह सुविधाएं मिलती हैं, आप ओरिएंटल बैंक के लिए जाओगे तो हर जगह ही नहीं, आप एटीएम लेके घूमते ही फिरोगे। अब कुछ लोगों ने तो नाम नहीं सुना, विलय हो गया उससे पहले ही ये भी अच्छी बात है। क्या हुआ? मेरे सेंट्रल के पास तो मैंने वहां नहीं देखा, मैंने त्रिवेणी में देखा था, मैं इधर उधर देखता नहीं हूँ। क्या हुआ? हाँ एसबीआई या ओरिएंटल में की बात कर रहा हूँ। हाँ तो कोई आप लोग देख लेना। चलिए फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक। देखो छोटी छोटी चीजें ये नहीं बताई जाती हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा इकोनॉमी, कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल एकदम तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं है कि सिलेबस टाइम कम है आपका कचरा कर रहे हैं, कचरा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए हर बार के लिए महत्वपूर्ण होगा। इतना ही पढ़ना होगा आपको बेसिक इकोनॉमी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, करंट का अच्छे से पढ़ो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कर दिया गया। देखो फंसाना होगा ना मुझे, तो मैं विलय का नाम ले लेके करके ऐसा सवाल बनूंगा, आप लोग गलत करके आओगे। पढ़ा तो होगा आपने, कुछ ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते, इतना टिपिकल बना लेते हैं उसको कि आपने इंटरेस्ट तो इतना लेते नहीं है कि सर ने तो बताया 0 से 1, आप 0 पर मान के चलते हो, फिर 1 वाली संभावना से आप चिंतित हो जाते हो। भाई संभावना इसकी 0 से 1 ही है, मतलब खींचा खींची करेंगे, कदा आ गया, नहीं तो नहीं आने वाली पूरी संभावना है। तो एक के लिए इसलिए आपके पास समय है, आपको जब पढ़ाया जाए ना तो उसमें कोशिश करो कि और लेस मत करो, आप समय को कम ज्यादा कर लो, लेस मत करो। लेस करने से आप लोग फिर चाहते क्या हो, कम करना चाहते हो, तो फिर वो आपको बताएंगे इसमें ऑप्शन है डिलीट वाला, वो हो गया कम।
मैच्योरिटी डेवलप करनी है तो ये चीजें आपको लानी होगी। ये स्टोरी फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। चलिए फिर आगे आ जाइए। कैनरा बैंक नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कैनरा बैंक भारत का चौथा बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। लो भाई, इन्होंने सुना तक नहीं है, खाता कहां से खुलवाए। अरे मैंने सिर्फ नाम सुनने का बोला, खाता खोलने का थोड़ी बोला। नहीं नहीं, ब्रांचेस की खूब है। मतलब कुल मिला के ये बहुत बड़ा बैंक, पॉपुलर बैंक नहीं है, ठीक है ना। एसबीआई और पीएनबी ये आपके जनरली लैंग्वेज में, आपके हर शब्दों में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने ये नहीं कहा है, देखो दक्षिण में साइड में आप देखो ये ऐसे लिखे हुए हैं, तो आपको दक्षिण में मिलेंगे अपने भारत में। अरे भाइयों, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग ये देखो कि भारत इतना बड़ा देश है, किसी स्थान पर ज्यादा है तो किसी स्थान पर कम है, स्वाभाविक सी चीज है। उत्तर भारत की चीजें दक्षिण में थोड़ी कम मिलेगी, दक्षिण भारत की चीजें उत्तर भारत में कम मिलेगी। क्या हुआ? हाँ, आज बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जब हम लोग बात करते हो कि भाई हमारा एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखते हो, तो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे ये बैंक हैं। और आप चाहे दक्षिण भारत में जाओ तभी भी ये बैंक, आप मतलब इस बैंकों का आपने ग्राहक हो, आप क्या एटीएम यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके इसका उपयोग कर सकते हो। इसकी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। लेकिन कैनरा बैंक है, जैसा कि इन्होंने कहा दक्षिण में है, तो उसके हिसाब से। इसके अलावा देखो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक है, इसको भी क्या है, विलय कर दिया गया। हाँ, ये तो नाम आपने पहली बार सुना होगा, इवन आपने सब नाम पहली बार ही सुने हो। एसबीआई के अलावा आपने कुछ सुना है नहीं। खाते सब ने खुलवा रखे हैं, पैसे किसी के है नहीं, तो ट्रांसफर दो। कहां पर? लो, तो कोई ब्रांच का एड्रेस पूछना हो तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए। हर जगह गए हुए वो, कभी ग्राहक लेके तो कभी ग्राहक बन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और इसका जो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। मतलब आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय किसमें किया गया? यूनियन बैंक में। तो ये थोड़ा विलय का मामला थोड़ा ध्यान दे देना, कभी एमसीक्यू बच गए ना फंसोगे बहुत खतरनाक, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। उल्टा अभी भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे उस समय तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लो देखो, संडे स्पेशल है, लेकिन संडे को जो जितना आप सीखोगे ना इस एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा आप 6 दिन नहीं सीखोगे। इसकी संडे की प्रोडक्टिविटी आरएस एग्जाम में सबसे ज्यादा है। पूछो क्यों? बेसिक इकोनॉमी, इकोनॉमी सर्वे और करंट। अभी तो इकोनॉमी शुरू होता है, फिर करंट भी होगा, सब कुछ होगा, संडे टू संडे ये चीजें चलेगी। इसलिए अपने इंटरेस्ट मेंटेन रखना, ताकि मेरे इधर इधर घूमने में जो बोलते हैं ना पैदल यात्री, मैं आपके संडे के दिन इतना घूम लेता हूँ यहाँ पर, तब तक आप पैदल रामदेवरा चले जाओगे। ये चीज है, आप नोटिस कर लेना वीडियो के दौरान, ये इंसान एक जगह खड़ा नहीं रहे, वो मेरा काम है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंकों को क्या है, मिला दिया गया या विलय कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, तो आपको ये कहाँ मिलेगा? ये है भारत का सबसे छोटा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। अब आपको ध्यान रखना छोटा और बड़ा, क्या भाई टॉप 3 तो याद रख लिया, अब छोटे वाले को उल्टा नहीं पूछ ले। देखो क्लास के दौरान दिमाग को एक्टिव रखोगे तो यही याद हो जाता है, शाम को चलते फिरते रिवीजन करो, आपका काम हो गया बस। अरे इतना ही होता है। आपके पास रणनीति नहीं होती है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन लगता है। बाकी कहाँ बर्डन लग रहा है? अपन सुबह से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सुबह से इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है इंसान को नींद आती है। ये मजाक नहीं करूं, आप लोगों को पता नहीं इकोनॉमी बहुत दिखने में जितना अच्छा है, वो अच्छा कब लगता है? जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो, वरना सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ये।
लेकिन आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज या मुझे मेरी ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी होगी जिससे क्या होगा कि चीजें ट्रांसफर होनी तुरंत समझ में आएगा, आप उसका हिस्सा बनते हुए जा रहे। जब तक उसका पार्ट नहीं बनोगे इकोनॉमी में तब तक आपको लगेगा नहीं। आज बैंक की बात करते हो तो सब ग्राहक हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बैंक के होते हो जनरली, तो ये आपसे जुड़ी हुई चीज है। तो सबसे छोटा अगर भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो वो कौन सा है? पंजाब एंड सिंध बैंक। पहले मैं इसको एक ही समझता था क्योंकि मैं छोटा था, इसलिए मुझे लगता था कि पंजाब पीएनबी बैंक है वही हमारा सिंध बैंक है। भाई मेरे समझने में क्या दिक्कत है, वो मेरे विचार है व्यक्तिगत। हाँ एक्चुअल में अलग अलग है, मैंने जब मैं छोटा था उस समय की बात कर रहा हूँ। और अभी भी साथ में है, उस समय भी साथ में थे, बट मेरे दिमाग में पहले से साथ में थे पंजाब पीएनबी और ये। मेरा कहने का मतलब था सिर्फ पंजाब से उसको मैंने पीएनबी से कनेक्ट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं निजी बैंक। भाई सार्वजनिक क्षेत्र के तो बैंक हो गए, मतलब कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र जो बैंक है ज्यादातर रूल्स रेगुलेशन किसके बनाए जा रहे हैं? भारत सरकार के और आरबीआई के डायरेक्ट नियंत्रण में थे। तो चलिए अब ये क्या है कि भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। उसमें तो भारत सरकार के नियंत्रण में है और आरबीआई मिला जुला रूप है जिसमें डायरेक्ट सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्या है कि आरबीआई लाइसेंस क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। आरबीआई कहेगा भाई अच्छा आ गया आपको प्राइवेट बैंक खोलना है, तो चलिए ठीक है, तो वो अपने नियम बताएगा कि भाई आप इस चीज को फुलफिल करो तो मैं आपको प्राइवेट बैंक के रूप में एक मान्यता दे दूं। तो देता कौन है? पहला सवाल ये है, आरबीआई। ध्यान रखना दिमाग में, भारत सरकार दौड़ेगा आपके, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की वजह से, वो आरबीआई की वजह से हो सकता है। चलिए आगे कह रहा है भारत में अब तक आरबीआई के द्वारा 3 बार निजी क्षेत्रों को लाइसेंस दिया गया है। 1993, 2001 और 2015 में ऐसे लाइसेंस जारी किए गए, जिसमें 2015 में जो 2 बैंक निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया था वो 2 बैंक याद रखना, बंधन और आईडीएफसी बैंक। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आईडीएफसी, एचडीएफसी नहीं आईडीएफसी। ध्यान रखना दोनों नाम सिमिलर लगते हैं, वही बात है ना पंजाब और पंजाब सिंध वाली। देखो घपले होते हैं, घपले करने के लिए बैंक का निर्माण होता है या किसी काम का, बिना काम के कैसे घपले करोगे आप? भाई आपका उद्देश्य घपले करने हैं, भ्रष्टाचार करना है तो आप करोगे। तो उसके लिए आपको क्या आजकल क्या छोटे छोटे चिट फंड जैसे कितने क्राइम होते हैं, लोगों को पैसे जमा डबल करके देंगे और पता चला गया जगह ही डबल हो गई, सिंगल हो गई, वो भागे वहां से। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ना आजकल। इसलिए जहां कहीं भी आपको जीवन में लगे वहां पर पैसा डबल हो रहा है, वहां तुरंत सिंगल होके निकल जाना। इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत रहना, फालतू के पैसे डूब जाएंगे। हमारे आपने सारा बैंक के बारे में भी सुना होगा, उसके साथ जो हुआ है। देखो बहुत सारी हैं, मतलब एक पढ़ रहे हो, पढ़ने के उद्देश्य से बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल लाइफ के उद्देश्य से भी आपको पता होना चाहिए कि जहां कहीं भी लालच होना, पीछे पैर खिसका लो, क्योंकि आज के समय में बिना लालच के कोई काम करता नहीं। और आपने भी लालच रखा है तो सोच के चलिए उसने 2 गुना पहले से तैयार बैठा है वो। भाई आपने लालच रखा है और आपके पीछे किसी और ने लालच रखा है तो धोखा आपके साथ ही होगा, क्योंकि बड़ा लालच छोटे लालच के आगे जीत जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की संस्थानों में आपको, बैंकिंग के क्षेत्र में बात करो या किसी भी सेक्टर में, ये कहा जाता है कि आपको 20%, 30% ब्याज मिलेगा, आपके पैसे डबल हो जाते हैं। आप मूवियों में देखते हो ना, अक्षय कुमार की हेरा फेरी देख लेना तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो उस कैरेक्टर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भले मूवी है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देगी। चलिए वर्तमान में कितने बैंक है? कुल 21। ये ध्यान रखना, 21 रखना, बाकी ये इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा। निजी बैंकों में इतना नहीं, जहाँ गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल रहता है वहां थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी थोड़े 2019 या 21 याद रख लेना, और लेटेस्ट में कोई पूछे तो 2015 में एक तरीके से, आगे और बदलेंगे। अब देखो एक कमेटी आई थी, अब इस कमेटी को ध्यान से देखना है क्योंकि ये किसी भी मुद्दे की सिफारिश करने वाली है। तो देखते हैं क्या सिफारिश कर रही है। विमल जालान समिति ये क्या कहती है कि भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने की शर्तें निर्धारित करने के लिए
विमल जालान कमेटी का गठन 26 दिसंबर 2018 को किया गया। ऐसा नहीं है कि पहले कर दिया तो उस समय कमेटी नहीं थी। अब ऑफिशियली रूप से कमेटी बना दी गई कि जिसके बेस पर रूल्स रेगुलेशन तय करें कि जिसे निजी बैंक मतलब प्राइवेट बैंक आपको घोषित करना है। तो अब मैं कुछ सिफारिशें करता हूं, मतलब ये कमेटी कहती है कि मैं कुछ सिफारिशें करता हूं, विमल जालान समिति। तो देखिए विमल साहब क्या कहते हैं। और व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, विमल जालान व्यक्ति का नाम है, इसलिए पीछे समिति लगा दिया गया था, ठीक है ना। और बाकी आपके दिमाग में हो सकता है सिर्फ विमल आओ, ये विमल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हो सकता है कि सुबह सुबह नाश्ते में सर हमें विमल चाहिए, ठीक है ना। वो दाने दाने में केसर का दम, देखो कितने खुश हुए, मतलब अभी मंगवा दो बस, उससे काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी खराब करने वाले काम नहीं करने। तो उस विमल जालान से तो पता नहीं, विमल से आपकी स्थितियां खराब हो सकती है, तो उससे आपको अवॉइड करना है। फिलहाल वो नाराज हो जाएंगे इस वीडियो को देख लिया तो कोई बात नहीं। अच्छा 8 क्लास की याद है, सुबह पढ़ा है क्या वो बता दो थोड़ा। मतलब आपको सुबह की चीजें याद नहीं है और आपको दो 8 की याद है, 2008 की या 8 क्लास की। देखो फिर कहते होगा हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाता होगा, क्यों नहीं, आपको 8वीं की क्लास से याद है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ शर्तें दी कि यदि आपको प्राइवेट बैंक बनना है तो मैं जो कहूं वैसा आपके नियम होने चाहिए, मतलब उसका रूल्स रेगुलेशन आपको मानना पड़ेगा। तो मेरी पहली शर्त है कि भाई कम से कम 1000 करोड़ रुपए होने चाहिए। भाई गवर्नमेंट बैंक में तो गवर्नमेंट खड़ी है पीछे, तो आपने अमाउंट छोटा रख लिया, लेकिन प्राइवेट बैंक में लफड़ा रहता है कि भाई कल को किसी का पैसा डूब जाता है, तुम लोगों ने एक सेफ प्राइस रखा ही नहीं तो बेचारों के गड़बड़ हो जाएगा। तो 1000 करोड़ रुपए चाहिए भाई, विमल जालान ने कहा था। तो आप लोगों के पास है ही है, बस गिन लेना और फिर खुश हो जाना। फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष का बैंकिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो संस्थाएं जिसे आज हम लोग प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 10 सालों से रनिंग मोड में होनी चाहिए, मतलब उसमें बैंकिंग का काम चल रहा हो। कैसे मतलब, जैसे 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में टाइम तो लगेगा ना। अरे बैंक का ही होगा ना बैंक। अरे भाई बैंक कैसे चलेगा, अकेले बैंक ऐसे चल जाएगा क्या, छोड़ के आ जाए किसी और स्टाफ के भरोसे तो किसको लाइसेंस चाहिए, बैंक के मालिक को चाहिए। लेकिन बैंक का मालिक अब ऐसे तो भाई उसने कोई संस्था तो खोली होगी ना। भाई मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो मैं किसी कोचिंग मतलब हो सकता है कि या तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो मैंने क्या किया छोटा संस्थान पहले से चला रहा हूं मैं, तो फिर मैंने उसको अपग्रेड करके उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, रजिस्टर कर दिया। एक ऐसी कंडीशन होती है जहां आपको वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि मतलब आपने कहीं काम किया। दूसरी कंडीशन आपके विचार में ऐसे आ रहे हैं कि भाई वो बंदे के लिए पर्टिकुलर लागू हो रहा है या कोई संस्था के लिए लागू हो रहा है, तो ये संस्था के लिए लागू हो रहा है, बंदे के लिए नहीं। बंदे में तो आप हो सके किसी बैंक में जाके पियोन की जॉब करके मैं तो बैंक खोलू सा 1000 रुपये, अरे लाओगे कहाँ से, खोल तो दो। देखो गेट खोलना और 1000 रुपये लेके खोलना फर्क होता है। हाँ अब देखो ये अमाउंट क्या कह रहा है, देखो भाई 1000 रुपये 1000 करोड़ रुपए तो कोई पहले से तो कोई लेके बैठता नहीं है ना, कोई भी बैंक हो तो। भाई आपने आज कोई बिजनेस शुरू किया है, अब पहली बार में मैं 500 करोड़ लेने आ जाऊं क्या। हो सकता है आपने 10-12 साल 15 साल किया तो अब आपको पता चला कि भाई मैं एलिजिबल हूँ इसमें आने के लिए, कि अब मेरी राशि 1000 करोड़ से ऊपर हो गई है। भाई कोई भिड़ा करन को कोई को करे नहीं, शुरुआत में छोटे स्तर पर इन्वेस्ट करता है, जैसे जैसे उसके ग्राहक बढ़ते रहते हैं तो उसका अमाउंट है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है, फिर वो एलिजिबल हो जाता है इसका लाइसेंस लेने के। आगे बढ़े, निजी बैंक लाइसेंस के लिए 25% शाखाएं ऐसे क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं हो। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर दराज गांवों में, तो इसका मतलब तो यही है ना 25%, मतलब 75% जो संस्थाएं हैं आप ऐसा कर सकते हो कि आसपास के क्षेत्रों में चाहे आसपास लगा लो, लेकिन 25% उनमें से मतलब 100 में से 75 शाखाएं तो जहां आसपास थी वहां लगा दी, और 25 शाखाएं हैं वो आपको ऐसी जगह जहां बिल्कुल सुविधा है ही नहीं उस बैंक की या बैंक की किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो वहां आपको ये लगानी पड़ेगी।
भले आपका मन नहीं हो, ये नियम है। इन्होंने विमल खाके जो नियम बताए हैं तो वो सही है और नाम ही इनका यही है। चलिए अब देखो, वन टैप लाइसेंस प्रणाली, मतलब कि वर्तमान में आरबीआई के द्वारा वन टैप लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई। इसमें क्या है, जिसके अंतर्गत किसी भी समय बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब पहले जो ये प्रक्रिया थी ऑफलाइन प्रोसेस से, मतलब बहुत क्रिटिकली थी, उसके साइन कराओ उसके साइन कराओ। अगर आप 1000 करोड़ रुपए हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करके वन टैप लाइसेंस प्रोसेस को सर्च करोगे, आपको नेट पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान करना, ये ऊपर 1000 करोड़ रुपए गोला मैंने इस पर ही किया, बाकी सब पर नहीं किया है। एक शर्त पर और 1000 को यही बिगाड़ रहे हैं। ये बाकी सब में तो आप क्या है कर लोगे, क्या 10 साल का है, 10 साल तो मैं यूं ही चला रहे हैं हम लोग खुद चल रहे हैं 10 साल से, तो बैंक चल ही जाता है। तो 1000 करोड़ रुपए अमाउंट है, सबसे बड़ा टास्क होता है। कई कबार क्या होता है, 10 की जगह लोग 20-20 साल की संस्था चला लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता है। आज भी बैंक है, 1000 करोड़ को छोटा अमाउंट थोड़ी है। यहाँ तो 1000 रुपये होने में दिक्कत होती है। क्या हुआ, बहुत है यहाँ पर। देखो भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है, आप अनगिनत, ये तो सिर्फ पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, अभी और डिटेल में गए तो मुसीबत हुई। चलिए अब विदेशी बैंक की बात कर लेते हैं। विदेशी बैंक अपनी शाखाएं भारत में खोल सकते हैं और विदेशी बैंक को अपनी शाखाएं भारत में खोलने के लिए आरबीआई की अनुमति। ये पॉइंट है कि यदि बैंक कोई अमेरिका का बैंक है, वो चाहता है कि मैं भारत में आऊं और भारत में मैं अपने बैंक की शाखा खोलना चाहूं, तो मुझे किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? दिमाग में आएगा भारत सरकार। उस टाइम एग्जाम के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए दिमाग को समझा दो कि हर जगह भारत सरकार को नहीं एंटर करना है। पैसों के मामले में मत करो, ये हमारा पर्सनल मामला है, मैं हूं आरबीआई। वैसे इतना ही ध्यान रखो, आरबीआई और भारत सरकार की बात होती है कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार को, बाकी मैक्सिमम में हर जगह आरबीआई आपको मिलेगी, क्योंकि आरबीआई में भारत सरकार आ गई है। आप समझ नहीं रहे हो, आरबीआई के अंदर भारत सरकार घुस गई है, तो फिर आपको अलग अलग क्यों सोच रहे हो भाई उसके इतने सारे रूल्स रेगुलेशन है, आरबीआई के थ्रू हो रहे हैं। आरबीआई है अपने भारत सरकार के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है भाई, उसकी बॉडी बन गई है ना भाई। सारे बैंक तो भारत सरकार के नियंत्रण में हो गए। आरबीआई क्या करे, रूल्स रेगुलेशन निर्धारित कर रही है, और वही रूल्स रेगुलेशन है अपने, जिसको हम लोग बैंकों के नियमों के तहत बैंक पालन करते हैं और हम लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, इंटरेस्ट का हो या कुछ भी। क्या हुआ, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारी है। अगर आपको किसी बैंक का एड्रेस चाहिए तो भाई साहब के पास जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। वर्तमान में कुल 46 विदेशी बैंक है। बस एक थोड़ा सा आइडिया रखना है, परमिशन कौन दे रहे हैं और बैंक कितने हैं, ये थोड़ा सा आइडिया रख लेना। कोई इजी सवाल कहीं नहीं हाथ से नहीं निकल जाए, सिर्फ इसके लिए क्यों जा रहे हो, कल को किसी ने भी पूछ लिया तो कम से कम कंटेंट अपने पास है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ आप वैसे ही रहे हो, तरीका सब कुछ वही है। तो छोड़ने से बेहतर है कम ज्यादा रिलेवेंट के हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो। तो 46 हो गए टोटल, और आप मैं अनुमति किसे लेनी होगी, आरबीआई से। ओके, फिर अब आ जाते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की बात, आरआरबी। क्या कहता है ये, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया। देखो ध्यान से देख लेना इसको, ग्रामीण बैंकों की इंपॉर्टेंस रहती है, न्यूज में हाईलाइटेड बहुत ज्यादा रहते हैं। उसका कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं आपको पता है कि बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़ी हुई, क्योंकि डीबीटी का प्रोसेस जो डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर का जो प्रोसेस है आपके खाते में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप किसी खाते से जुड़े हुए होंगे। अगर मान के चलिए आपकी वो संस्था है या कोई भी संस्था आपके ग्रामीण स्तर पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं और सुविधाएं होती है। इसलिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास के लिए रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के लिए पर्सनली अगर बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई 1975 में। अधिनियम ध्यान रखना, 1976 में जो अधिनियम बनाया गया ग्रामीण बैंक अधिनियम, दिमाग में दौड़ेंगे आपके, आरबीआई अधिनियम 1934 आएगा बीच में, जो बैंकिंग अधिनियम 1949 भी आएगा, रोक लेना। जहाँ ग्रामीण बैंक है वहां एक कानून बनाया गया, इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना। किसी न किसी एग्जाम में या तो डेट फंसेगी या अधिनियम फंसेगा या हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब क्या हो गया, एक संयुक्त उपक्रम होता है जिसमें केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और वाणिज्यिक बैंक 35% की हिस्सेदारी होती है।
देखो तीनों को आराम से देखते हैं। केंद्र सरकार तो यहाँ पैसों की बात कर रही है, ठीक है। दूसरा था राज्य सरकार, ये भी पैसों का काम है। और वाणिज्यिक बैंक, देखो ये जो संस्थाएं होती है ना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है, जैसे आप लोगों ने एसबीआई की बात की है, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड करते हैं गवर्नमेंट के साथ, वहां की लोकल गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड करते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए, मैं अपनी संस्था उस जगह पर लगाने के लिए, ग्रामीण इस अधिनियम के तहत लगाने के लिए तैयार हूं। और आपने इसका जो नियम बनाया गया 50% केंद्र सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा, 15% जो होगा राज्य सरकार का होगा, और 35% होगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ये संयुक्त साझेदारी होती है। वाणिज्यिक बैंकों का काम मेन वही होता है जो अन्य बैंकों का, अन्य बैंक या मुख्य बैंक वाणिज्य बैंक है, ये ध्यान रखना। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो आप लोगों ने बैंक पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने स्टेट बैंक की बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की है, पंजाब नेशनल बैंकों की बात की है, तो जितने भी प्रकार के, चाहे खाता धारक की हो, चाहे जितने प्रकार की योजनाएं हो, सब्सिडी के प्लान्स हो, सब कुछ वाणिज्यिक बैंक, मतलब कमर्शियल शब्द आता है ना इसके वाणिज्यिक के लिए। आप पैसों के उद्देश्य से बैंकों की जो स्थापना की जाए, इसमें ग्राहकों को भी फायदा और जिसका बैंक है उसको भी फायदा। तो भारत सरकार के पास अमाउंट देखो स्टोर रहता है ना, अमाउंट मैंने पहले ही कहा है कि कुछ दिनों के लिए भी अमाउंट हजारों करोड़ों में होता है, तो आप पैसों से पैसा बना सकते हो। तो बैंक क्या कर रही है, आप क्या सोचते हो, गले में रखे रहते हैं वो 24 घंटे, वो खराब हो जाते हैं, वो तुरंत उसको अगले प्लान बी की ओर ले जाती है, क्योंकि आपने अमाउंट किया, आपने क्या नाम है एफडी करवाई है साल 2-2 साल की, तो वो अमाउंट क्या कर रहा है, वो वहां नहीं है। अब गवर्नमेंट उसके पैसों से पैसे बना के फिर आपको जो ब्याज है वो दे देगी, गवर्नमेंट को भी फायदा, आप भी खुश और सही जगह सुरक्षित है। इसलिए ट्रस्टेड जगह पर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट रखें ताकि चीजें बेहतर रहे, ठीक है। चलिए, गोवा तथा सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, अभी तक यहाँ पर इसकी स्थापना नहीं की, तो नई को ढूंढो। इतना बड़ा भारत है, मैंने 2 राज्यों को अलग किया, बाकी सब है। इसका मतलब क्या हुआ, गोवा और सिक्किम में छोड़ दूं तो बाकी सभी 26 राज्यों में आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हो चुकी है। रीजनल रूरल बैंक अधिनियम 1976 के तहत 1975 में इसकी स्थापना हो चुकी है। कोई डाउट है? चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा, सिंपल सी बात है भाई, जहाँ सुविधा है नहीं है तो बैंक जाएगा, तो आदमी अपना खाता खुलाएगा, खाते में पेंशन आएगी, गवर्नमेंट की कोई बीमा योजना की सुविधा है, बीमा है हो गया, अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार की बैंकिंग जो सुविधाएं जुड़ी हुई है वो सब कुछ उसको मिलेगा। अब इंसान गांव में, अब मान लो हो सकता है एसबीआई की कोई शाखा नहीं है, लेकिन वहां पर रीजनल रूरल बैंक लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड तो एसबीआई से है उसका, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का 50%, 15% राज्य सरकार का और 35% हो गया अपना एसबीआई का। बात की थी, तो साझेदारी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार फंसाने के लिए बहुत होता है, अच्छे से पढ़ लेना, जो आपको एड्रेस बताया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ लेना। समय है आपके पास, वीकली हमारी क्लासें होती है, तो आप वीक में आप कोशिश करो जितना पढ़ा है 6 दिन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवीजन कर लेना, ताकि उसके अगले टाइम कोई बर्डन रहेगा नहीं सब्जेक्ट का। फिर देखते हैं भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक क्या होता है, इसकी स्थापना अभी 2015 में की गई। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, नचिकेत मोर समिति ने की सिफारिश की थी कि भारत में भुगतान बैंक की स्थापना की गई है। तो पूछा जाता है किस कमेटी ने सिफारिश की है? ध्यान रखना, वो विमल जालान वाले की भी याद रखना, निजी बैंकों के लिए बात की थी, 1000 करोड़ की जो शर्त है ना, वो विमल जालान कमेटी, उसको इसलिए पढ़ रहे हैं, उसको बातें मान ली गई थी आरबीआई ने कि हाँ ये आधार ठीक है, थोड़ा कम से कम होना चाहिए, प्लस माइनस प्राइवेट बैंक है, कोई भी कारण से डूब जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ग्राहकों को लॉस होता है, तो एक प्राइवेट बैंक के लिए थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन और भुगतान को आसान बनाना। अब देखो इसका एक चीज बताऊं मैं आपको, अब आपको ये शुरू करने के लिए अमाउंट चाहिए 100 करोड़ रुपए। ये छोटे स्तर के बैंक होते हैं, मतलब इनका जो पेमेंट ट्रांजैक्शन का सिस्टम बहुत फास्ट होता है। लोकल स्तर पर ये संस्थाएं खुल जाती हैं, जिससे क्या है कि आपको छोटे मोटी आवश्यकता हुई तो इसका इस्तेमाल करके आप तुरंत अपना काम करवा सकते हो। 100 करोड़ फिर भी चाहिए, 100 करोड़ अभी भी चाहिए इसको, कम से कम इस बैंक को, भुगतान बैंक को अगर रजिस्टर करना है तो आपको 100 करोड़ चाहिए। फिर देखो भुगतान बैंक में प्रवर्तक जो प्रमोटर का हिस्सा होगा कितना होगा?
क्या होता है प्रमोटर? देखो बैंक है तो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन तो किसके आ रहे हैं? आरबीआई के। बैंक है तो क्या हुआ? हाँ, जिसने स्थापना की है इस भुगतान बैंक की, उसका 40% हिस्सा होगा, उसका ओनर आप कह सकते हो। फिर देखो, भुगतान सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार कर सकता है, आवधिक जमाएं स्वीकार नहीं कर सकता है। ये क्या होता है? मांग जमाएं क्या होती है? हाँ बोलो बोलो। देखो, मांग जमाएं जो होती है वो आपको बैक टू बैक, आपको समय मिला, अमाउंट जमा करवाया, वापस निकलवाया, आप चरणबद्ध रूप से फास्टली अमाउंट निकलवा सकते हो। लेकिन आवधिक जमाएं फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई मुंह उठा के गए और मुझे पैसे निकालने, ऐसा नहीं निकाल पाओगे। इसमें टाइम पीरियड होता है 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। वो होती है आवधिक जमाएं। आगे इसको और मैं विस्तार से पढ़ूंगा, बट फिलहाल आप इतना एक बार ध्यान रख सकते हो। भुगतान बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते। भाई आपके खाते में पैसा है, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, जिससे आप लोगों को लोन के रूप में कह सकते हो। आप लोग क्रेडिट कार्ड काम करता है कि आपको 1 महीने का जो भी आपका सिविल स्कोर होता है उसके हिसाब से जैसा सिविल वैसा आपको अमाउंट दे देते हैं, फिर आपको एक लिमिटेड टाइम में वो वापस जमा करवाना होता है। वो सुविधाएं नहीं है। तो डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखो। सारी चीजें याद करो, उससे बढ़िया है कि एक अमाउंट याद कर लो, ये पॉइंट याद करो, ये याद करो, ये अच्छा पॉइंट है, ये इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये करंट के हिसाब से समझ रहे हो ना, ये करंट पॉइंट ही है, समझ लो हमें। तो इससे क्या, इसमें थोड़ी स्पष्टता रख लेना। आवधि मेरे भाई, इसमें बस इतना ही कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये कह रहे हैं कि भाई आवधि जो जमाएं हैं ये करीबन फिक्स डिपॉजिट जैसी बात कर रहे हैं कि मैंने अमाउंट लिया है, अब मैं आपको ब्याज दूंगा, आप 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए हमारे पास जमा रखें। वो ये नहीं कर सकता भुगतान बैंक। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि भाई आपका पेमेंट जमा है, आप आइए ले जाइए। बैंक में किस प्रकार आप तुरंत जाके अभी आज डाला कल ला सकते हो, कल परसों आज, वो एक साधारण प्रोसेस से आप पैसा निकलवा सकते हो। वो साधारण प्रक्रिया। मांग जमा है, मांगना मतलब जरूरत पड़ी तो मुंड उचकन मांग लियो, तो उससे आपको वो चीज मिल जाएगी बैंक में जाके। चलिए, भुगतान बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया जाता। समझ पा रहे हो? तभी तो फिक्स डिपॉजिट मना किया है ना भाई। क्यों मना किया भाई? आप, इसने मना कर दिया पैसे नहीं दूंगा मैं। आपके खाते में है, आपका बैंक रजिस्टर है, जिस भी ब्रांच में आप भुगतान बैंक में, वो रजिस्टर हो जाएगा। आप भुगतान बैंक से जाके एक तरीके से उसको रजिस्टर करके, ये 100 करोड़ पूंजी वाला ही होना चाहिए, पता चले आपका खुद का कोई भुगतान बैंक है और वो पैसे वापस नहीं आए, तो ये वो भी ध्यान रखना। फिर देखो, अधिकतम 2 लाख रुपए की जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो इस बैंक में जाके आप 2 लाख ही जमा कर सकते हो। देखो, ये चीज याद करो, ये क्या करते हैं कि अलग बनाता, दूसरे जो नॉर्मल जो बैंक होते हैं ना, रेगुलर चल रहे हैं, वो ये है नहीं। ये सिर्फ एक इमरजेंसी आपातकाल स्थिति में कुछ छोटे स्तर पर छोटे छोटे सेंटर लगा लेते हैं। इसके लिए ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती है, और आपका काम होता है, इमरजेंसी निकल जाती है कि 2 लाख है तो भी ठीक है भाई। आपके तो वो बोलते हैं ना, एक नॉर्मल आम इंसान के पास 2 लाख तक भी नहीं पहुंचता है। मोस्टली 70-60% जनसंख्या तो 2 लाख के अंदर ही है। अपने पूरे भारत की भी बात करोगे ना, तो लगभग 70% जनसंख्या मिडिल और लोअर, वो अब 2 लाख रुपए जमा करवाने के लिए यहाँ क्यों जाएगी भाई? एसबीआई बैंक है उसके पास, अधिक है तो एसबीआई बैंक है, बहुत सारी बड़ी ब्रांच है, तो वहां जाएगा। ये सिर्फ आपातकाल इमरजेंसी में। फिर सावधिक तरलता अनुपात का पालन करना होता है। क्या होता है भाई? SLR, CRR, SLR तो सुना ही होगा आप लोगों ने। थोड़ा यहाँ तो बात कर लेते, आगे और मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी में और बात करेंगे थोड़ा होगा तो। भाई CR SLR तो सुनी है ना? किस किस ने इकोनॉमी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है? किसी ने नहीं पढ़ रखी है? क्यों भाई? किताबें नहीं थी? अच्छा, सब्जेक्ट नहीं था, कहीं नहीं था?
तो ये तो बेसिक चीज है ना, CRR SLR तो सबसे वो क्या है, पूरी इकोनॉमी का बेसिक पॉइंट है। मतलब ये CRR और SLR, यहाँ पर मैं एक और डायरेक्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, चैप्टर में और पढ़ूंगा मॉनेटरी पॉलिसी में। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बैंक को अपने पास एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, जमा करवाना पड़ता है RBI के पास। तो ये वो बात कर रहा है उसकी। तो CRR का SLR का दोनों का मतलब ये है। तो ये क्या कर पालन करना होता है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह दिया ना भाई 100%, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा सा एक है, फिर देखते हैं आगे। थोड़ा सा ही है, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले। तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना, सब कुछ आराम से बता रहा हूं मैं आपको। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको वापस मुझे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको वापस अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। इसकी स्थापना 2015 में हुई है, इसको भी अच्छे से देखना, लेटेस्ट है। कमेटी कौन सी थी, उषा थोराट कमेटी ने सिफारिश की, याद करो अच्छे से। उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन और छोटे व्यवसायिकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करना। छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, व्यवसाय करने वाले, उनके लिए इसकी स्थापना की, छोटा अमाउंट के लिए, जल्दी जल्दी आपका काम आराम से हो सकता है। कैसे, लघु वित्त बैंक सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं, पैसा कैसा भी जमा करो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। फिर इसमें है जो कि 100% ऋण में से 50% ऋण, मतलब 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। दिए जाने वाले ऋण होंगे ना, 100% टोटल ऋण होगा, उसमें से ये कह रहे हैं कि 50% मतलब 25 लाख रुपए से कम होने चाहिए। इसके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है ना, वो अमाउंट उसने निर्धारित कर दिया कि भाई 25 लाख, वहां पर 2 लाख की बात हुई थी, वहां पर उसने कहा कि भाई 2 लाख से अधिक जमा नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि 25 लाख तक आप लोग छोटे व्यवसाय के लिए हम सुविधा कर सकते हैं। इससे आगे आप करोड़ों में बातें करनी है तो आप SBI जाइए। फिर देखो ये यहाँ पर भी CRR और SLR का पालन करना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना, ये बेसिक बैंकिंग के रूल्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना इन दोनों को रखना अनिवार्य है। मतलब कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर की स्थिति में एक अमाउंट आपको रखना होगा, चाहे 3% रखो या 5%, वो क्या है वो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में विस्तार से बताऊंगा। फिर आगे देखिए, लघु वित्त बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला 100% ऋण में से 75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होते हैं प्राथमिक क्षेत्र, हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि लघु वित्त बैंक होंगे ना, उसमें से 75% ऋण प्राथमिक क्षेत्र के, मतलब आवश्यक क्षेत्र होते हैं ना। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जैसे कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जब अमाउंट दिया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। लघु वित्त बैंक जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब छोटे छोटे आपको ऐसे प्राइवेट बैंक जैसे दिखेंगे। अब थोड़ा सहकारी बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर, पहले वाणिज्यिक बैंक थे, अब दूसरा कौन सा है, सहकारी बैंक। 2 भाग थे, तो दूसरा भाग है सहकारी बैंक, पर कार्य करते हैं सहकारिता के सिद्धांत पर, और सहकारी बैंक कहलाते हैं। इसमें जैसे एक सबके लिए, सब एक के लिए, खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन। तो कुल मिलान सहकारिता के सिद्धांत की, सहकारी विकास के जो कुल मिला के जो आपके सिद्धांत है, जिसमें आप लोग कुछ गांधीवादी सिद्धांत की भी बात करोगे। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन के हिस्सा बने थे। तो उस बेसिस पर उसने 2 प्रकार के बैंकों की स्थापना की, एक शहरी क्षेत्रों के लिए, एक राज्य सहकारी बैंक के रूप में। मतलब शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। इसको आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बट रीड जरूर करना है। शहरी बैंक क्या होते हैं, शहरी सहकारी बैंकों की जो स्थापना राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से, इसको अच्छे से याद करो। देखो यहाँ पर RBI और भारत सरकार लिख लिया ना, तो आप गलत करके आओगे। ऑप्शन में आपको पूछ ले शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना है कौन करता है, तो आपके दिमाग में राज्य सरकार आना चाहिए। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र बैंकों का विनियमन किसके द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो ध्यान है RRB, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में स्थापना हुई थी। 1976 के अधिनियम के माध्यम से प्रावधान लागू हुए थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। चलिए आगे यदि बात करें, राज्य सहकारी बैंक है जो कि
राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से, दोनों है, चाहे राज्य हो या शहरी हो, दोनों का एक तरीके से स्थापना जो किसके अधिनियम के माध्यम से, राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए, राज्य सहकारी बैंकों का नियमन राज्य सरकार और आरबीआई दोनों के द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना। मतलब जो राज्य सहकारी बैंक है, देखो यहां पर एक तो सिर्फ सहकारी बैंक है, इसमें तो राज्य हो गया, इसमें राज्य प्लस छोटे छोटा ध्यान रखना है। अब देखो, राज्य सहकारी बैंक की पुनर्वित्त संस्था नाबार्ड है, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मतलब नाबार्ड के पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का पुनर्वित्त संस्था के, मतलब उससे जुड़े हुई एक संस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक कार्य करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं प्रकार, जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के दो प्रकार होते हैं। अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंक है, जिसमें अपेक्स बैंक हो गया, ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। जिला केंद्रीय बैंक हो गया, जो कि जिले स्तर पर कार्य करते हैं। और प्राथमिक शिक्षा समिति, जो कि ग्राम स्तर पर होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल डीप क्लियरिटी आएगी। बड़े एग्जाम में सवाल सीधे नहीं आते, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर जब होगा तो आप सोचोगे कहां से आए, जब जैसे वापस आके सोचोगे तो यहीं से आए। मतलब कि आप पहले से ढंग से पढ़ लेना, ताकि आपको ऐसा सोचना नहीं पड़े। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग, ठीक है ना, आज का बस इतना ही देखेंगे आप लोग। क्या हुआ? आगे कहाँ ले जाओगे? अरे तो क्या हुआ, पीपीटी में हो सकता है कि सर की उधर उधर हुआ हो। अच्छा कोई बात नहीं, आप सब होशियार बच्चे हो, सुबह से बैठे हो यहाँ पर। चलिए ठीक है जना, ओके।